अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं द ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ें साइंस फॉर द क्लास 4 और हियर वी आर गोइंग टू लर्न द चैप्टर नंबर 2 एंड वी हैव completed almost first topic, and that topic is about the ecosystem. Next topic that we are going to learn in this video is about the competition in an ecosystem. यहाँ पे हम कंपटीशन इन एन इकोसिस्टम में पढ़ेंगे, जो मुकाबला हो रहा है इकोसिस्टम के अंदर, हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे और इन डिटेल समझेंगे. Another type of interaction between the living organism is competition. मुकाबला हो रहा होता है, किस चीज़ का मुकाबला हो रहा है? एनिमल्स के अंदर मुकाबला हो रहा है. समटाइम्स टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द सेम इकोसिस्टम फीड ऑन द सेम टाइप ऑफ ग्रुप. ठीक है जी, एक ही तरह का जो एनिमल है वो एक दूसरे एनिमल को खा लेता है. दे नीड टू शेयर देयर फूड. क्या खा रहे हैं? सपोज़ कीजिए, अब गौर से समझें इस चीज़ को. जो ज़ेब्रा है फीड्स ऑन ग्रास, वो क्या खा रहा है? वो घास खा रहा है. बट लाइक ज़ेब्रास, डियर, एंटीलोप्स एंड अदर हर्बीवोर्स ऑल्सो फीड ऑन ग्रास. अब ज़ेब्रा तो खा रहा है घास, ज़ेब्रा के साथ साथ डियर भी खा रहा है, एंटीपोल्स भी खा रहे हैं, और जो दूसरे जो है ना हर्बीवोर्स हैं वो भी ग्रास खा रहे हैं. टू सर्वाइव ज़ेब्रा, अब ज़िंदा रहने के लिए अब कंपटीशन लगेगा. जो घास है उसके ऊपर कंपटीशन होगा कि कौन जो है वो कितना जो है ना कौन से एरिया की घास खाएगा. टू सर्वाइव ज़ेब्रास हैव टू compete विद द अदर हर्बीवोर्स इन द ग्रुप ऑफ द ग्रास. अब जो घास होगी उसके ऊपर कंपटीशन हो जाएगा. किसका कंपटीशन हो जाएगा? ज़ेब्रा का हो जाएगा, डियर का हो जाएगा, एंटीपोल्स का हो जाएगा, और जो दूसरे हर्बीवोर्स एनिमल हैं उनका कंपटीशन हो जाएगा. तो यहाँ पे जो है कंपटीशन आ जाएगा. और यहाँ पे कह रहे हैं बोथ द लॉइन एंड द चीताज. जो लॉइन और चीताज होते हैं ऑफन फीड ऑन एंटीपोल्स. द फास्टर एंड द फिटेस्ट एनिमल विल बी एबल टू हंट एंड कैच द प्रे. जिसके अंदर जितनी ज़्यादा ताकत होगी वही एनिमल जो है वो अपने शिकार का मुकाबला कर सकेगा. अच्छा जी, यहाँ पे तो प्लांट्स एनिमल्स का हमने अंडरस्टैंड कर लिया. अब कंपटीशन जो प्लांट्स के अंदर है हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे. प्लांट ऑल्सो कम्पीट विद द ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स. जो बेसिक नीड्स हैं प्लांट की, न्यूट्रिएंट, सनलाइट, वाटर, एयर एंड द स्पेस, इनके ऊपर भी क्या होगा? प्लांट्स का कंपटीशन होगा. फॉर एग्जांपल, इफ़ द प्लांट डू नॉट हैव द एनफ स्पेस टू ग्रो, अगर प्लांट्स को इतनी स्पेस नहीं मिलेगी कि वो अच्छे से ग्रो कर सके, दे विल नॉट रीच द फुल हाइट. तो उसको क्या होगा? वो जो प्लांट है वो इतना घना नहीं हो सकेगा, इतना बड़ा नहीं हो सकेगा, इतना हेल्दी नहीं हो सकेगा. प्लांट ग्रोइंग इन द शेडो ऑफ द टॉल ट्रीज में नॉट गेट द एनफ सनलाइट. अगर किसी साई के अंदर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसको सनलाइट पूरी नहीं मिलेगी, विच नॉट बी एबल टू सर्वाइव. और प्लांट के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स को जो है वो सूरज की रोशनी के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चला रहे होते हैं. If the seeds fall close together, there is a competition among the seedling for the water, nutrients and the sunlight. इसी तरीके से जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनमें भी कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है कि जो सीडलिंग है वो पानी, न्यूट्रिएंट्स और द सनलाइट को लेकर ग्रो कर सके. यहाँ पे इस कंपटीशन को, जो कंपटीशन अमंग दी प्लांट्स है एंड दी कंपटीशन अमंग दी एनिमल्स है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको रियल लाइफ एग्जांपल की दे दूँ. ये जो कंपटीशन था आपका एनिमल्स का और प्लांट्स का, इन दोनों को रिलेट कर लूँ. जैसे क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और सारे ही स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बच्चा होगा जो कि क्लास के अंदर फर्स्ट आएगा. तो वो कौन सा बच्चा होगा जो फर्स्ट आएगा? जो ज़्यादा मेहनत करेगा. जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करेगा वही फर्स्ट आएगा, और जो कम, थोड़ी सी भी कम जिसने मेहनत की होगी वो सेकंड आ जाएगा, उससे थोड़ी मेहनत कम करने वाला थर्ड आ जाएगा. तो यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर भी कंपटीशन है. किस चीज़ का कंपटीशन है? कि जो जितना ताकतवर है वो अपनी खुराक का इंतज़ाम उतना ही अच्छा कर सकता है, और जो जितना कमज़ोर होगा उसको उतनी ही खुराक कम मिलेगी. एनिमल्स में भी सेम इसी तरीके से है, और प्लांट्स के अंदर भी ऐसे ही सिनेरियो पे काम कर रहे हैं कि जितनी भी ये जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स हैं, आपकी सनलाइट, एयर, वाटर एंड द स्पेस, हवा, जगह, तो ये प्लांट्स को उनको ज़िंदा रहने में, उनको हेल्दी करने में, उनको ग्रो करने में हेल्प आउट करती है. यानी ये जो जितने प्लांट्स एंड एनिमल हैं स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन जो रेस है उसमें जीत सकें. नेक्स्ट वी हैव द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ बैलेंस इकोसिस्टम. बैलेंस्ड इकोसिस्टम क्या होता है? इन एन इकोसिस्टम ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग. एक दूसरे से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूसली जो है वो इंटरेक्शन के साथ लगे हुए हैं, मुकाबले में लगे हुए हैं.
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईच अदर एनिमल्स इंटरेक्ट विद द प्लांट्स, एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं? फॉर द फूड, एंड द प्लांट इंटरेक्ट विद एनिमल, दे हेल्प टू स्प्रेड सीड्स। वो प्लांट्स क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं एनिमल्स के साथ? ताकि उनके बीज जो हैं वो इधर से उधर स्प्रेड आउट हो सकें। एंड द ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद प्लांट्स एंड एनिमल। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग थिंग्स इन दियर इकोसिस्टम। मीन्स कि जो इकोसिस्टम का जो बैलेंस बन रहा है वो कैसे बन रहा है कि जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक हुए हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पैरा है इसको हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। फॉर एन इकोसिस्टम फंक्शन प्रॉपरली, किसी भी इकोसिस्टम को, किसी भी माहौलियाती निज़ाम को अच्छे से रन करने के लिए इट मस्ट बी बैलेंस। वो बैलेंस होना चाहिए। किस तरीके से बैलेंस होना चाहिए? अ चेंज और द ऑल्ट्रेशन ऑफ एनी कंपोनेंट, अगर इकोसिस्टम में कोई भी चेंज आ रहा है और द फैक्टर डिस्टर्ब द बैलेंस इन द इंटायर इकोसिस्टम, अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ रही है इंटायर इकोसिस्टम में, द चेंज कुड बी एनीथिंग, वो चेंज कुछ भी हो सकता है। या तो कोई न्यू प्रीडेटर आ सकता है, कोई नया शिकारी आ सकता है। इंट्रोड्यूस अ फूड इन अ फूड चेन, कोई नई फूड चेन के अंदर कोई एड ऑन हो सकता है। कोई प्रोड्यूसर आ सकता है। बीइंग इन अ शॉर्ट सप्लाई इन अ फूड चेन, शॉर्ट सप्लाई सब जो हमारी फूड चेन की जो सप्लाई उसके अंदर शॉर्टेज हो सकती है। राइज इन द टेम्परेचर बढ़ सकता है। द फूड चेन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग अ बैलेंस इन द इकोसिस्टम। जो फूड चेन है हमारी, ये क्या करती है? फूड चेन आर वेरी इंपॉर्टेंट मेंटेनिंग द बैलेंस इन एन इकोसिस्टम। जो भी हमारी इकोसिस्टम है उसके अंदर जो है वो फूड चेन बैलेंस को मेंटेन करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। और ये जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको फॉर दी MCQs परस्पेक्टिव इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। वॉट वुड हैपन इफ़ ऑल द ग्रास इन एन एरिया स्टार्टेड टू ड्राई अप? क्या होगा अगर जो हमारी जो घास है वो सूख जाएगी, ड्राई अप हो जाएगी? द डियर लिविंग वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। जो जो हिरन है वो ज़िंदा नहीं रह सकेगी क्योंकि घास सूख गई है। दे वुड हैव टू बी मूव टू अनदर एरिया टू फाइंड, और वो जो डियर है वो कहीं और चली जाएगी घास खाने के लिए। हाउ एवर इफ़ द डियर मूव्ड अवे, द लॉइन एंड द कार्निवोर्स वुड हैव टू मूव टू गो इन फॉर द सर्च ऑफ दिस सोर्स ऑफ फूड। तो जो शेर साहब हैं, जो शेर मियाँ हैं, उनको भी वहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे हिरन होगी, ताकि जो है वो हिरन का शिकार कर सकें। दिस इज़ हाउ द नेचुरल बैलेंस इन एन एरिया इज़ अपसेट। और जो एरिया है, कोई भी एरिया है, उसको बैलेंस करने के लिए और उसके अंदर अगर कोई तब्दीली आ जाती है उसको मेंटेन करने के लिए हमारा बैलेंस इकोसिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। Next we have a balance in the ecosystem can also be made by the natural disaster. कोई भी जो है वो कुदरती आफात लाइक स्ट्रॉम, फ्लड, फेमिन्स एंड द ड्राफ्ट, इनकी वजह से भी जो है हमारे इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो क्या हो सकता है? अपसेट हो सकता है। दीज आर द रीजंस जिनकी वजह से हमारे इकोसिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस आ सकती है। यहाँ पे जो है अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। एंड आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड द इकोसिस्टम। यहाँ पे ये जो है हमारा लास्ट टॉपिक है इकोसिस्टम का। जो इंसान की एक्टिविटीज़ जो हैं वो इकोसिस्टम के अंदर किस तरीके से अफेक्ट कर रही हैं। मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़, बहुत सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग चेंज इन द इन्वायरमेंट। हमारे इंसानों के बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो कि इन्वायरमेंट को चेंज कर रही हैं। दीज चेंजेस कैन अपसेट द नेचुरल बैलेंस, और इससे जो हमारे इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है। किस तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है? लेट्स सी। द फर्स्ट हेडिंग दैट वी हैव इज़ द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है? जंगलात को काट देते हैं। जंगलात की कटिंग को कहते हैं कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। सेकेंड वी हैव दी ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग में क्या होता है? जो चरावे हैं, जो कैटल्स हैं, वो क्या करते हैं? वो घास फूस, शर्ब्स को, प्लांट्स को खाद लेते हैं और क्या कर देते हैं? जो भी आपका एरिया होता है उसको गंजा कर देते हैं। मतलब वहाँ पे कोई मज़ीद ग्रास और प्लांट्स नहीं मिलते कि उनको ग्रेस किया जा सके। यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये भी एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट कर रही है। थर्ड वी हैव इंडस्ट्रीज बर्निंग फ्यूल्स एंड एडिंग harmful substances like smoke, dust and the gases in the air. जितनी भी फैक्ट्रीज़ का जो स्मोक है, ये एक्टिविटी क्या कर रही है? हमारे इकोसिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस लेकर आ रही है और हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है। थर्ड वी हैव द polluting water containing harmful chemicals and the other substances
डिस्चार्ज इनटू द रिवर एंड द स्ट्रीम। जितना भी पानी जो फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट मटेरियल है वो हम कहाँ डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, वो हम पानी के अंदर कर रहे हैं, और केमिकल्स हम पानी के अंदर डाल के पानी को ख़राब कर रहे हैं। इससे भी यही होगा कि जो भी एनिमल्स आएंगे वो पानी पिएंगे, पोल्यूटेड वाटर होगा और उनकी जो है वो डेथ हो जाएगी, और हमारा इकोसिस्टम की जो वो चेन है वो ख़राब हो जाएगी। Next, we have oil from ship is released into the ocean, seriously affecting the aquatic life. ऐसा होता है कि जो समंदरी जहाज़ होते हैं, जो ऑयल टैंकर्स जो लेके जा रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनमें क्या होता है, कभी कभार वो टैंकर्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जो समंदर होता है उसके अंदर जो है वो ऑयल लीक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जो फ़िशेज़ होती हैं और जो प्लांट्स होते हैं, वो उस पानी की, उस ऑयल की वजह से जो है वो पानी ख़राब हो जाता है, और उनकी जो एक्वेटिक जो जितनी भी लाइफ होती है वो डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव द एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड्स फ्लो इनटू दी वाटर बॉडीज़ पोल्यूटिंग दैम। और ये क्या कर रही हैं, ये इसको क्या कर रही है, ख़राब कर रही हैं। लास्ट वी हैव द हंटिंग, ओवर हंटिंग एंड द ओवर फिशिंग। ज़्यादा शिकारें करना, जानवरों का शिकार करना और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना, ये प्रैक्टिस भी क्या कर रही है, हमारे इकोसिस्टम को अनबैलेंस कर रही है। यहाँ पे हमने जो है वो टोटल कितनी एक्टिविटीज़ को जाना कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो अफेक्ट कर रही हैं। हमने 7 ह्यूमन एक्टिविटीज़ को सीखा कि जो हमारी इकोसिस्टम को ख़राब कर रही हैं। कौन कौन सी, पहला हमने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन, फिर ओवर ग्रेजिंग पढ़ा था, जो एनिमल्स जो हैं वो घास खा जाते हैं। इंडस्ट्रीज़ का जो है वो एयर और जो जितने भी केमिकल स्मोक वगैरह निकल रहा है, वो पानी की पोल्यूशन आ गई थी कि किस तरीके से पानी को जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं। ऑयल से एक्वेटिक लाइफ ख़राब हो रही है। एक्सेसिव जो है वो फर्टिलाइज़र्स हैं वो हमारे अफेक्ट हो रहे हैं, और ओवर हंटिंग एंड द फिशिंग। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है अल्हम्दुलिल्लाह वो एंड हो गया है। और यहाँ पे इस चैप्टर का मैं छोटा सा रिकैप कर देती हूँ कि इस चैप्टर नंबर 2 में हमने कवर क्या क्या चीज़ें की। बेसिकली जो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था उसकी हेडिंग थी इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम कहते हैं माहौलियाती निज़ाम। ठीक है, माहौलियाती निज़ाम में हमने सबसे पहले जो चीज़ को अंडरस्टैंड किया था कि इकोसिस्टम होता क्या है, व्हाट इकोसिस्टम इज़। इकोसिस्टम जो होता है वो ग्रीक वर्ड इको से निकला था, जिसका मतलब था हाउस और ड्यूलिंग। उसके बाद हमने लेवल्स पढ़े थे, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन एंड द कम्युनिटी। देन वी हैव द टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड किया था कि इकोसिस्टम्स की टाइप्स कौन सी होती हैं, टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वेटिक। उसके बाद कंपोनेंट्स पढ़े थे, एबायोटिक एंड दी बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े थे। देन वी हैव के बायोटिक एंड एबायोटिक एक दूसरे से कैसे लिंक हुए हुए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था एनिमल्स प्लांट्स पे कैसे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स एनिमल पे कैसे डिपेंड करते हैं। देन हमने बहुत डिटेल में रिलेशनशिप इन फूड चेन पढ़ी थी कि फूड चेन जो होती है उसका लिंक किस तरीके से होता है, और हमने डिफरेंट लिंक्स भी समझे थे। पहला लिंक जो होता है वो प्रोड्यूसर्स का होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, और इस तरीके से हमारे कंज्यूमर्स बनते चले जाते हैं। और इंटरेक्शन पढ़ी थी प्रे एंड द प्रेडेटर, जो शिकारी जानवर होते हैं और जिनका शिकार हो रहा होता है उनके बारे में पढ़ा था। कंपटीशन इन इकोसिस्टम कि किस तरीके से प्लांट्स में कंपटीशन है, किस तरीके से एनिमल में कंपटीशन है। इम्पॉर्टेंस पढ़ी बैलेंस इकोसिस्टम की, और किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ इकोसिस्टम को ख़राब कर रही हैं। यहाँ पर हम अपने चैप्टर का एंड करते हैं। इस चैप्टर को बहुत डिटेल से आप रिव्यू कर लीजिएगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।